नमस्कार। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस व्यवस्थापिका का अध्ययन करने के उपरांत अब हम कांग्रेस की स्थायी समिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की एक स्थायी समिति होती है जो कांग्रेस के अधिवेशन काल के अतिरिक्त अन्य सामान्य काल में सर्वाधिक सक्रिय इकाई के रूप में, व्यवस्थापिका इकाई के रूप में कार्य करती है। इसकी रचना और संगठन के बारे में चीन के संविधान में सदस्य संख्या को लेकर किसी प्रकार का कोई औपचारिक स्पष्टीकरण नहीं है। कांग्रेस जो है वो कानून बनाकर ही स्थायी समिति के लिए सदस्य संख्या का निर्धारण करती है। लेकिन जब स्थायी कांग्रेस के लिए सदस्यों का चुनाव और गठन किया जाता है, इसका समिति का गठन किया जाता है या सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तब कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कि जैसे अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता वाले जो आधार हैं उन्हें भी स्थायी समिति में स्थान या प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। इसका एक अध्यक्ष होता है, कुछ उपाध्यक्ष होते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, एक महासचिव होता है और कुछ अन्य सचिव होते हैं। जन कांग्रेस के द्वारा ही इन सदस्यों का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और अन्य सचिवों का चुनाव किया जाता है। और जन कांग्रेस के द्वारा क्योंकि इनका चुनाव किया जाता है, इसलिए रिकॉल या इनको वापस बुलाने का या पदमुक्त करने का अधिकार भी कांग्रेस के पास ही निर्धारित किया गया है। इसकी जो कार्यवाही संबंधी बैठकें हैं, इन बैठकों का आयोजन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और स्थायी समिति का अध्यक्ष जो है वो 1 महीने में 2 बार स्थायी समिति की सामान्य बैठकों का आयोजन करता है। विशेष या अधिक बैठकों का आयोजन भी आवश्यकता के अनुसार अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है। और इन बैठकों की कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठकों की अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा जो चुना गया अध्यक्ष है उस अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। कार्यकाल जो है इसका वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्यकाल के अनुसार उसके बराबर है, यानी 5 वर्ष के लिए कांग्रेस का गठन होता है और 5 वर्ष के लिए ही कांग्रेस अपनी स्थायी समिति का गठन करती है, जो 1 माह में 2 बार सामान्य बैठकों का आयोजन स्थायी जो समिति है उसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में करती है। लेकिन सामान्यतः कांग्रेस की ये स्थायी समिति तब तक कार्यरत रहती है जब तक कि नई निर्वाचित कांग्रेस जो है वो अपने प्रथम अधिवेशन में किसी नई स्थायी समिति का गठन ना कर ले। तो जब तक नई स्थायी समिति का गठन नहीं हो जाता तब तक 5 वर्ष के उपरांत भी चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जो है वो तब तक स्थायी समिति को बनाए रखती है जब तक कि नई समिति का गठन नहीं होता। स्थायी समिति की कुछ व्यवहारिक रूप में अगर हम शक्तियों की स्थिति का अध्ययन करें तो स्थायी समिति के द्वारा उन समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो शक्तियां कांग्रेस के रूप में निर्धारित की गई हैं। जैसे संविधान संबंधी कार्यों में संविधान की व्याख्या करना, संविधान को लागू करना, संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना कांग्रेस की स्थायी समिति का मुख्य कार्य होता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस के विधायी क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में कानून बनाना और बने हुए कानूनों को संशोधित करने का अधिकार भी कांग्रेस की स्थायी समिति के पास होता है। राज्य परिषद के द्वारा निर्मित, राज्य परिषद यानी कार्यपालिका के द्वारा निर्मित कुछ भी नीति निर्देशन या कानून है जो गैर संवैधानिक प्रकार के प्रतीत होते हैं, उन्हें रद्द करने का अधिकार भी कांग्रेस की स्थायी समिति के पास होता है।
और अन्य प्रांतीय और स्वायत्तशासी क्षेत्रों के जो गैर वैधानिक कार्य हैं उन्हें भी रद्द करने का अधिकार कांग्रेस की स्थायी समिति के पास है। और इस प्रकार संविधान की व्याख्या करने या संवैधानिक प्रावधान को लागू करवाने का जो एक अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रदान किया गया है, इस कार्य का दायित्व वहन करने की प्रक्रिया में कांग्रेस की स्थायी समिति बहुत कुछ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रकार का कार्य करती है, जो संविधान की मर्यादा, उसकी गरिमा और उसकी जो मौलिकता है उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। बजट और राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी कार्य जैसे योजनाएं बनाना, उन बनी हुई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था करना, जांच शक्तियां, नीति क्रियान्वयन और संशोधन आदि के कार्य जो हैं वो आर्थिक और सामाजिक कार्यों के अंतर्गत योजनाबद्ध विकास की नीति के आधार पर कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की स्थायी समिति के पास कुछ निरीक्षणात्मक शक्ति और कार्य भी होते हैं, जिसमें राज्य परिषद, केंद्रीय सैन्य राज्य परिषद यानी कार्यपालिका का अंग, जिसे हम मंत्रिमंडल के समान मान सकते हैं, राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय के कार्यों का निर्देशन और निरीक्षण और नियंत्रण कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। राज्य परिषद द्वारा निर्मित उन आदेशों को कांग्रेस की स्थायी समिति रद्द घोषित कर सकती है जो संविधान की भावना या उसकी मौलिकता के विरुद्ध है, या सामान्य रूप में हम ये जान सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आभास देने वाला या उसको साम्यवादी व्यवस्था के विकास में बाधक किसी प्रकार का कोई भी विधि निर्माण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यदि किया गया है या कोई निर्देशन प्रकट होता है, तो चाहे वो राज्य परिषद का हो, चाहे केंद्रीय सैनिक आयोग का हो या सर्वोच्च न्यायालय का हो, उसे रद्द करने का अधिकार स्थायी समिति के पास होता है। राज्य परिषद और अन्य स्वायत्तशासी स्थानीय स्तर की जो इकाइयां हैं, संस्थाएं हैं, इनके भी गैर वैधानिक, गैर संवैधानिक प्रकार के कार्यों पर कांग्रेस की स्थायी समिति का नियंत्रण स्थापित होता है। तो एक व्यापक रूप में जांच संबंधी, नियंत्रण और निर्देशन संबंधी कार्य जो हैं वे कांग्रेस की इस स्थायी समिति के द्वारा पूरे किए जाते हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, जिसमें कांग्रेस का जब अधिवेशन चल रहा है तब तो कांग्रेस संपूर्ण रूप में कार्यरत रहती है, लेकिन ये कार्यकाल बहुत कम होता है कांग्रेस के अधिवेशन का। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो कांग्रेस की समस्त शक्तियों का प्रयोग कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है, और इसके अंतर्गत समस्त प्रकार की नियुक्तियां भी इस कार्यकाल में कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा ही की जाती हैं। और कांग्रेस की स्थायी समिति जो है वो इन नियुक्तियों के लिए पूरी तरह से साम्यवादी भावना को संरक्षित करने का प्रयत्न करती है। वैदेशिक नीति का से संबंधित शक्तियों का संदर्भ यदि हम देखें तो कांग्रेस से स्वतंत्र रूप में, वैसे विदेश नीति का निर्धारण और उसका संचालन करने का जो अधिकार जनवादी कांग्रेस के पास है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के पास है, उन समस्त शक्तियों का सामान्य रूप में प्रयोग कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन कांग्रेस से स्वतंत्र रूप में स्थायी समिति दो विशेष प्रकार के कार्य करती है वैदेशिक शक्तियों से संबंधित। पहला कि विदेशों में चीन के दूत नियुक्त करने, राजदूतों की नियुक्ति करने और उन्हें आवश्यकतानुसार वापस बुलाने का अधिकार कांग्रेस के पास नहीं बल्कि कांग्रेस की स्थायी समिति के पास होता है। दूसरा, वैदेशिक संबंधों या विदेश नीति के संदर्भ में चीन की सरकार द्वारा विदेशी सरकारों के साथ की गई संधि या समझौते जो हैं उनकी पुष्टि करना
या वैदेशिक संधि और समझौते यदि अनुकूल प्रतीत नहीं होते तो उन्हें रद्द करने का अधिकार भी कांग्रेस की स्थायी समिति के पास होता है। तो एक तो राजदूतों की और कूटनैतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति सदैव कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा ही की जाती है, और दूसरा, चीन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी सरकारों के साथ किया गया कोई भी संधि या समझौते का कोई आधार है, अगर वो स्थायी समिति द्वारा उसकी सहमति दे दी जाती है या उसको समर्थन दे दिया जाता है तो वो स्वीकार किया जाता है। अन्यथा कांग्रेस की स्थायी समिति यदि समाजवादी भावना के अनुसार उसे चीन के राष्ट्रीय हित या अन्य किसी प्रकार से विरोधी समझती है तो ये स्थायी समिति उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा संपादित किए गए संधि या समझौते को रद्द भी कर सकती है। इस प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चीन की कांग्रेस की स्थायी समिति की अंतर्राष्ट्रीय या वैदेशिक संबंधों के निर्धारण और संचालन में निर्णायक रूप से रहती है। इसी प्रकार चीन की जो स्थायी समिति है वो कांग्रेस की जो स्थायी समिति है वो देश के लिए प्रमुख जो उपाधियां या पदवियां होती हैं उनकी श्रेणियों की व्यवस्था, उनके कैडर और उनका जो स्तर है उसका निर्धारण और उसकी व्यवस्था करती है। साथ ही साथ सम्मानजनक उपाधियां वितरित करना और उनका निर्णय करना भी कांग्रेस की स्थायी समिति का कार्य होता है। इसी प्रकार जो कांग्रेस की स्थायी समिति है वो विशेष क्षमादान का अधिकार भी रखती है। युद्ध और आपातकाल की घोषणा जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है तो कांग्रेस के द्वारा होती है, और यदि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा तो कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा युद्ध और शांति की घोषणा या आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस द्वारा जितने भी कोई कार्य या महत्वपूर्ण दायित्व स्थायी समिति को सौंपे जाते हैं, इन कहना चाहिए नियमित कार्यों को करने के अतिरिक्त कांग्रेस की स्थायी समिति कांग्रेस द्वारा सौंपे गए दायित्व की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का कार्य संपन्न करती है। अब यदि हम कांग्रेस की इस स्थायी समिति का एक निष्कर्ष या इसका एक ओवरऑल व्यू देखें तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस की स्थायी समिति जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो वो कांग्रेस के समस्त दायित्वों की पूर्ति करती है, और इस अर्थ में कांग्रेस की समस्त शक्तियों का प्रयोग भी निर्णायक रूप में कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ कांग्रेस की स्थायी समिति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत निर्णायक रूप में विदेश नीति के निर्माण, संचालन, उसे क्रियान्वित करने वाले स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है, और एक प्रकार का जो पुनरावलोकन का, कानूनी और विधायी प्रक्रिया के पुनरावलोकन का जो महत्वपूर्ण दायित्व है उसकी पूर्ति करके भी सरकार के कार्यों का और जो गैर वैधानिक प्रकार के कार्य हैं उनकी जांच का अधिकार एक प्रकार से कांग्रेस की स्थायी समिति के पास होने के कारण स्थायी समिति एक केंद्रीय भूमिका में रहती है। कानूनी दृष्टि से स्थायी समिति कांग्रेस की अधीनस्थ संस्था है। व्यावहारिक दृष्टि से जो कांग्रेस की स्थायी समिति है ये शासन की सर्वोच्च संस्था दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में ये साम्यवादी दल का अनुकरण करने वाली संस्था के रूप में ही स्थापित है। किंतु इस आधार पर यदि हम स्थायी समिति को एक महत्वहीन संस्था माने तो ये गलत है। वस्तुतः चीन की समाजवादी व्यवस्था के संचालन में स्थायी समिति की भूमिका साम्यवादी संविधान की मर्यादाओं और साम्यवादी संविधानवाद के आधारभूत मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुरूप है, और कांग्रेस की स्थायी समिति की जो भूमिका है उसकी वैधता, उसका सही या गलत होना, उसका औचित्य और उसकी उपयोगिता और उसका महत्व इसी बात पर आधारित है
कि वो कितने मजबूती से, कितने निर्णायक तरीके से साम्यवादी संविधानवाद को स्थापित करने में सफल रहती है। इस प्रकार ये एक निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन की साम्यवादी व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक इकाई के रूप में वैधानिक स्तर पर मतलब व्यवस्थापिका के स्तर पर एक बहुत सक्रिय, बहुत महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाने वाली साम्यवादी संविधानवाद की मर्यादाओं को सुरक्षित रखने वाली एक सक्रिय इकाई के रूप में चीन में स्थायी समिति की से अपेक्षा की जाती है या स्थायी समिति की भूमिका का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।